दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। जो भी बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर की क्लास में एंट्री लेना चाहता हो, आप सिर्फ आईडी पासवर्ड के लिए डिमांड करें, क्योंकि क्लास जूम ऐप पे होगी। तो उस मीटिंग के लिए उस आईडी पासवर्ड की हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। लगभग हम ये मानकर चल रहे हैं कि 60 से 100 दिन का टाइम आपको मिलेगा। इस 60 से 100 दिन के अंदर हम आपको पूरे का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट करवा कर देंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, इस कोरोना ने पूरी दुनिया के अंदर जितना हाहाकार मचाया है, सुबह से लेकर शाम तक आप कॉन्टिन्यूसली टीवी के ऊपर जिस तरीके से देख रहे हैं कि आज लाख हो गए, आज 2 लाख, आज 5 लाख, 50 लाख, इतने मर गए। मौतों का इतना आंकड़ा देख कर डर लगने लग गया है। क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे? क्या सब कुछ सही रह पाएगा? ऐसी सिचुएशन के अंदर दोस्तों, सबसे बड़ी जो बहस आज के दिन दुनिया के अंदर छिड़ी हुई है, और ख़ासकर दुनिया के जो कूटनीतिज्ञ लोग हैं उनके अंदर छिड़ी हुई है, वो ये है कि क्या दुनिया की जो बिसात है, जो ताकत की बिसात है, वो बदल रही है। क्या दुनिया के अंदर जो एक ताकत का पैमाना था, जिसमें अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ डोमिनेटिंग सिचुएशंस में थे और बिल्कुल अपने आप को पराकाष्ठा पर रखे हुए थे, उनके बगैर दुनिया के अंदर पत्ता नहीं हिलता था और हर छोटा बड़ा मुद्दा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनसे रिलेटेड होता था। क्या चाइना उनके इस वर्चस्व को, क्या चाइना उनके इस दबदबे को सीधे तौर पर चुनौती देने में कामयाब हुआ है? क्या चाइना इनके इस दबदबे को उखाड़ पाएगा? और इन सब में भारत कहाँ खड़ा है? ये लंबी चौड़ी एक बहस इस टाइम विश्व पटल पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर छिड़ी हुई है। आए दिन इसके ऊपर डिबेट्स हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार मेरे से कह रहे हैं कि सर प्लीज़ आप भी इस पर कुछ कहिए। भाई देखो, मैं कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, जो भी इस समय पर माहौल बन रहा है और जो भी इस समय पर इंफॉर्मेशंस एटमॉस्फेयर मतलब मीडिया में तैर रही है, सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, जो भी रिकॉग्नाइज्ड या जो वेल रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं और वेल रेप्यूटेटेड न्यूज़ चैनल्स हैं, बीबीसी जैसे, उन सारे न्यूज़ चैनल्स से की डिबेट्स और डिस्कशंस और कुछ मेरा अपना पुराना एनालिसिस, इसके बिहाफ पर मैं आपके लिए एक क्लास रखने जा रहा हूं कि क्या विश्व पटल, क्या वैश्विक दुनिया के अंदर, क्या दुनिया की इस बिसात पर ताकत का जो पैमाना है या ताकत की बाजी पलट रही है, और क्या ये पलड़ा सीधे या टेढ़े तौर पर पाकिस्तान की या चाइना की तरफ झुक रहा है। इस चीज़ के ऊपर एक एलैबोरेटेड डिस्कशन मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। इस पूरी डिबेट में, इस पूरे डिस्कशन के अंदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि असलियत में मामला क्या है। दोस्तों, यहाँ पर ताकत का पैमाना क्या होता है, इसे देखिएगा। ताकत कभी भी पैसे से, ताकत कभी भी मिलिटरीली, या ताकत कभी भी एक पैमाने पर या मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर नहीं होती है। ताकत के बहुत सारे पैमाने होते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो नंबर 1 था। क्या वो पैमाने थे? क्या सब चीज़ें थी? वो सब चीज़ें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इन चीज़ों का एक डिस्कशन मैं यहाँ पर करने आपके सामने जा रहा हूँ। अगर आप पावर ऑफ अ कंट्री देखेंगे, तो खासकर पावरफुल कंट्रीज़ की अगर बात की जाती है, पावरफुल कंट्रीज़ अगर आप देखते हैं, जो ताकतवर देश हैं, उनकी अगर आप बात करते हैं, उसमें आपके सामने 2 पुराने एग्जाम्पल, 3 बड़े एग्जाम्पल्स आपको दिखाई देंगे, जिसमें से एक है अमेरिका, एक हार चुकी शक्ति यूएसएसआर जो आज के दिन रशिया बचा हुआ है, और एक नई उभरती हुई शक्ति आपके सामने खड़ी है चाइना। अब असलियत में अमेरिका के पास ऐसा क्या था और यूएसएसआर के पास ऐसा क्या नहीं था, जिसकी वजह से यूएसएसआर हारता हुआ नजर आया, अमेरिका नहीं? और चाइना के पास क्या ऐसी सब चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं, या अभी भी चाइना के पास कोई कमी है, जिसकी वजह से चाइना अभी भी इन देशों से पीछे रह जाएगा? अमेरिका की जब आप बात करते हैं, तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन खासकर यहाँ पर दिखाई देता है, और अमेरिका के साथ 5 आइज नाम के जो देश हैं, 5 अंग्रेजी बोलने वाले जो देश हैं, वो भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ अगर रशिया की बात करते हैं, तो रशिया का किसी टाइम पर
ईस्टर्न यूरोप पर जो दबदबा था और साथ में कम्युनिस्ट कंट्रीज जहां पर कम्युनिज्म होता था उन कंट्रीज का एक ग्रुप होता था, समझे। और चाइना की अगर आप बात करें तो चाइना और इसके आसपास के देशों की लिस्ट अगर ढूंढने लगेंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम मिलेगा। दोस्तों अगर आप अमेरिका की बात करते हैं तो दुनिया में सबसे पहली चीज इसके पास जो इंपॉर्टेंट थी और आज भी काफी बड़े अमाउंट में है वो है टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर उसने कंपनियां खड़ी करी, इसी टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर उसके पास कहीं ना कहीं रिसोर्सेज कंपनीज खड़ी करी और इसी टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर इसने जो है वो रिसोर्सेज को डेवलप किया। इसी टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर इसी ने मिलिट्री पावर, मिलिट्री माइट यानी ताकत हासिल करी। अब यहां अगर आप देखेंगे कंपनी, यहां टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल था और इसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से और इस टेक्नोलॉजी जिसे कहेंगे आप सब टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट से इसने दूसरे देश, चाहे वो फाइव आइज यानी इंग्लैंड यानी ब्रिटेन और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा और अमेरिका, ये 5 अंग्रेजी बोलने वाले देश, उनको हमेशा दबदबे में रखा, सपोर्ट में रखा। अब इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक पार्ट, भले ही यहां पर टेक्नोलॉजी आता है लेकिन टेक्नोलॉजी ही सब कुछ नहीं होता। यहां दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाती है। अगर आप रिसोर्सेज देखें तो अमेरिका कहीं पर भी किसी भी मामले में रिसोर्सेज में किसी दूसरे देश पर ज़्यादा सा डिपेंडेंट नहीं है। अमेरिका यहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंट है और दुनिया की सबसे बड़ी जो ब्लड है, वो जो दुनिया का ब्लड इस टाइम पर है वो है ऑयल, और अमेरिका के पास अपना ऑयल और गैस इतने ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है कि कुछ कहने की हद नहीं। उसने सिर्फ और सिर्फ मिडल ईस्ट कंट्रीज पर, उसने सिर्फ और सिर्फ मिडल ईस्ट कंट्रीज पर दबदबा बनाए रखने के लिए वहां अपने रिसोर्सेज को बचाए रखा, यानी अपने ऑयल को और गैस को बचाए रखा और इन कंट्रीज के ऑयल और गैस को अपनी कंपनीज के थ्रू एक्सप्लॉइट करता रहा ताकि इन सारी कंपनीज और कंट्रीज पर कब्जा बना रहे और इसके रिसोर्सेज बचे रहें। तीसरा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की अगर आप बात की जाए जहां पर अमेरिका का डोमिनेंस है तो आप इसे थोड़ा सा मैप के तरीके से समझिए। दोस्तों स्ट्रेटेजिकली यानी रणनीतिक तौर पर अगर आप अमेरिका को देखते हैं तो यहां अमेरिका दुनिया के लगभग हर उस इंपॉर्टेंट हिस्से पर अपना डोमिनेंस रखता है, हर उस हिस्से के ऊपर अपना दबदबा रखता है जहां पर कोई भी ताकतवर देश मौजूद है या फिर जहां से दुनिया का ट्रेड रूट यानी व्यापार मार्ग निकलता है। यकीन मानिए अगर आप यहां देखते हैं यमन के पास तो जिबूती नाम का जगह है जहां मैंने सर्कल बनाया, यहां पर अमेरिका से लेकर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, इन सारे बड़े देशों की आर्मी इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है। साथ में यमन के कुछ हिस्से के ऊपर भी अमेरिकन जो फोर्सेस हैं वो मौजूद हैं ताकि इस ट्रेड रूट जो रेड सी से होकर जाने वाला है उस पर अमेरिका का डोमिनेंस रहे। अब इंडियन ओशियन पे भी अगर आप देखो तो डियो गॉर्शिगो नाम का एक आइलैंड है जो आप जितना मर्जी ढूंढ लेंगे इंडियन ओशियन में आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि आप जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं और अमेरिका उसे किसी को देखने नहीं देता। उससे वो डियो गॉर्शिगो जो आइलैंड है वो पूरे का पूरा अमेरिका के कंट्रोल में है और वहां पर अमेरिका की 25th फ्लीट हमेशा मौजूद रहती है। इसी तरीके से सिंगापुर बहुत ही अच्छा फ्रेंड है अमेरिका का और सिंगापुर जो कि लगभग कुछ किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का 100-150 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का एरिया है, जो उस सिंगापुर के अंदर अमेरिका, उस पूरे सिंगापुर की रक्षा जो है वो अमेरिकन नेवल फ्लीट करती हैं और साथ में सिंगापुर का अपना जो भी डिफेंस सिस्टम है, जो भी डिफेंस पार्ट्स हैं वो सारे के सारे
अमेरिका ही सप्लाई करता है। इसी तरीके से जापान अमेरिका का बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड देश है, वो आपको पता ही है। साउथ कोरिया जिसके डिफेंस जो है, पूरी डिफेंस लाइन जो है वो अमेरिका के ऊपर डिपेंड करती है, ये आपको पता है। फिलीपींस कहीं ना कहीं अमेरिका के सपोर्ट पे रहता है। ताइवान जो है वो अमेरिका के सपोर्ट पे है। इसी तरीके से कुवैत से लेकर, यूएई से लेकर, सऊदी अरेबिया से लेकर, ओमान से लेकर और कतर से लेकर जितने भी छोटे बड़े देश हैं, यहां पर इन सभी कंट्रीज के ऊपर अमेरिका का डायरेक्ट कंट्रोल है। डायरेक्ट कंट्रोल मतलब डायरेक्ट कंट्रोल इस पूरे ट्रेड रूट के ऊपर। और अमेरिका का यहां डायरेक्ट कंट्रोल इस हद तक है, अगर इधर भी आप देखेंगे ये वाला मेडिटेरेनियन सी, तो यहां पर इजिप्ट, चाहे वो कोई सी भी पार्टी आ जाए, पूरा का पूरा इजिप्ट अमेरिका के इस कंट्रोल में रहता है, अमेरिका के फेवर में रहता है अब भी। उसके बाद बीच में यहां पर इजराइल जानबूझकर देश इस तरीके से बनाया गया, ऐसा माना जाता है कि इजराइल और अमेरिका का चोली दामन का इस तरीके का साथ है कि दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। पूरे मेडिटेरेनियन सी के ऊपर यहां से आप एंट्री करेंगे तो यहां ब्रिटेन का कब्जा है, जिसे जिब्राल्टर स्ट्रेट कहा जाता है। यहां ब्रिटेन का कब्जा, इधर इटली अमेरिका का दोस्त, ये पूरा मेडिटेरेनियन सी के ऊपर अमेरिका। और सबसे बड़ी बात यहां टर्की, यहां पर टर्की जो है ये अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है। तो सोच, अब हालांकि अब भले ही यहां इनके संबंध बिगड़ रहे हों, लेकिन अभी भी टर्की अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है। किसी जमाने में ईरान भी बहुत अच्छा दोस्त होता था, जो कि आजकल नहीं है, बिगड़ी हुई है, वो एक अलग मैटर है। यहां अगर आप देखें तो अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर इस तरीके से कब्जा किया हुआ था और आज भी किया हुआ है कि मिलिटरीली अगर आप देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है, सबसे बड़ी एयरफोर्स है, सबसे बड़ी नेवल फ्लीट है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे वो सारी चीजें वेस्ट हैं जब तक कि आप स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर कब्जा करके नहीं रहते। और अमेरिका ने ये सब किया हुआ है, अब या तो खुद या फिर दूसरे देशों की मदद से। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने ऐसे ही देशों की एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जिसका नाम है नाटो। नाटो के अंदर आज भी लगभग 25 के करीब देश या 30 के करीब देश मौजूद हैं। एक आधा आ जा रहा है, वो अलग मैटर है, लेकिन आज भी अमेरिका इतना ताकतवर है कि एक ढंग की लीडरशिप आ जाए। आज के दिन अमेरिका कहीं ना कहीं एक सक्षम लीडरशिप, एक कैपेबल लीडरशिप से जूझ रहा है, जो उसको नहीं मिल पा रही है। अगर एक कैपेबल लीडरशिप आ जाए तो अमेरिका को अपनी पावर को रिवाइव करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वहीं अगर आप देखेंगे इस पूरे इलाके इंडोनेशिया वगैरह के ऊपर भी ऑस्ट्रेलिया की मदद से पूरा का पूरा अमेरिका का डोमिनेंस है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पूरा अमेरिका के डोमिनेंस में है। पैसिफिक ओशियन में हर जगह पर ऐसी लोकेशंस पर अमेरिका ने अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया हुआ है। अमेरिका ने अपना डोमिनेंस, अपना वर्चस्व एस्टेब्लिश किया हुआ है कि किसी भी हिस्से को अगर आप देखें तो पूरे के पूरे एरिया को मेडिटेरेनियन सी से और पैसिफिक ओशियन तक पूरी एक सीरीज होती हुई नजर आएगी, जिसके अंदर एक हिस्सा, मतलब कहीं पर भी कोई भी ताकत उठ खड़ी हो तो उसको वहीं पर दबाया जा सके। तो दोस्तों ये तो हो गया अमेरिका का। अब अमेरिकन इकोनॉमी पे अगर आए तो अमेरिकन इकोनॉमी की अगर आप बात करते हैं तो दुनिया के लगभग हर इकोनॉमी में, भले ही अमेरिका की सरकार के पास आज के दिन पैसा कम नजर आ रहा हो, भले ही अमेरिका की सरकार के पास आज के दिन पावर कम नजर आ रही हो या उसके पास खर्च करने के लिए पैसा कम नजर आ रहा हो, लेकिन अभी भी हम अमेरिका की ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आज भी अमेरिका इतना ज्यादा ताकतवर है अपनी कंपनीज के दम पर। लगभग अमेरिका की सभी बड़ी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट यहां पर है। यहां चाइना ने एक तो इकोनॉमी और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर अमेरिका को, चाइना ने इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर अमेरिका को चुनौती दी है। हालांकि मेरा मानना है, और मैं तो क्या उनके सामने औकात रखता हूं, बड़े बड़े थिंकर्स का मानना यह है कि आज अगर इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर अमेरिका के सामने चाइना आंख उठाने की जरूरत कर पा रहा है तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन यह है कि
अमेरिका ने ही वो गलती करी जिसकी वजह से चाइना आज के दिन उठ खड़ा हुआ। 1976 में इकोनॉमी के नाम पर ही ये जो कंपनीज थी अमेरिका की, इन्होंने सस्ता प्रोड्यूस करने के लिए चाइना में अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। और मैं इस बारे में बता चुका हूं, पीछे एक वीडियो बनाया था कि चाइना इतना ताकतवर कैसे हुआ और कैसे ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के दम पर आज के दिन चीन अमेरिका के बराबर आकर खड़ा हो गया। यहां अगर आप देखेंगे ये जो कंपनीज हैं ये इतनी ज्यादा पावरफुल होती चली गई, ये कंपनीज इतनी ज्यादा ताकतवर होती चली गई कि मतलब इन कंपनीज ने चाइना के अंदर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया कि सारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो चाइना के अंदर ही आपको दिखाई दे रहा था। सारा एम्प्लॉयमेंट चाइना में दिखाई दे रहा था और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अमेरिका के अंदर कम होती चली गई और चाइना के अंदर लगातार वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ती चली गई। नतीजा उसका ये हुआ कि यहां इस फील्ड में अमेरिका कमजोर पड़ गया और यही रीजन है कि फॉर्चून 500 के अंदर पहली बार ऐसा 500 नाम की एक मैगजीन है, पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया की टॉप 500 कंपनीज के अंदर अमेरिका की पहले सबसे ज्यादा, यहां तक कि कई बार 200 के करीब कंपनियां सिर्फ अमेरिका की होती थी। आज के दिन चाइना की कंपनी फॉर्चून 500 में सबसे ज्यादा हैं, 128 या 129, और अमेरिका की कंपनीज 123 हैं। ऐसी सिचुएशन में चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है और अमेरिका को यहां पटखनी दे रहा है। उसी वजह से, इसी रीजन से मैन्युफैक्चरिंग के दम पर इकोनॉमी के मामले में भी चाइना जो है वो लगातार, अमेरिका जो है वो लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। और जितने भी ये जो थिंकर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, इनका असेसमेंट ये आपको नजर आ रहा होगा और लगातार ये असेस कर रहे हैं कि 2040-50 के बीच का कोई भी साल ऐसा हो सकता है कि चाइनीज इकोनॉमी अमेरिका से बड़ी हो जाए। लेकिन क्या चाइना पावरफुल नंबर 1 होगा या नंबर 1 पावर इन दिस वर्ल्ड होगा, इसका सवालिया निशान है। अब इसमें हम दूसरी सिचुएशन पर आते हैं। दूसरी सिचुएशन दोस्तों ये है, या दूसरा रीजन, दूसरा पार्ट ये है कि असलियत में अमेरिका के पास इतना सब कुछ था, बड़ा देश है, पावर है, पॉपुलेशन है, सब चीजें थी, तो यूएसएसआर भी तो इतना ही बड़ा था, ये क्यों हारा? अगर आप इसे मैप पर देखते हैं तो नो डाउट यूएसएसआर जो है वो अपने आप में बहुत 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 ज्यादा बड़ा था। इसमें पूरे के पूरे ईस्टर्न यूरोप के जो देश थे वो सारे के सारे यूएसएसआर के साथ होते थे और ये पूरा इतना बड़ा इलाका, ये पूरा कैस्पियन सी का बड़ा हिस्सा, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह से लेकर ये पूरे यूएसएसआर के साथ होते थे। और एक बड़ा हिस्सा ऐसा था, एक बड़ा फेज ऐसा था कि ये चाइना पूरे का पूरा ये यूएसएसआर के साथ होता था और कम्युनिस्ट नेशंस होते थे। और इधर से थाईलैंड, मलेशिया का बड़ा हिस्सा, वियतनाम भी ये यूएसएसआर के साथ होता था। और इंडिया भी कहीं ना कहीं उसी लाइन में खड़ा हुआ नजर आ रहा था। ऐसी सिचुएशन में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर जो है वो पावर नंबर 2 था। लेकिन यूएसएसआर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यूएसएसआर की नेचुरल, यानी ये भी एक तरीके का ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ था। यूएसएसआर के पास गर्म जमीन नहीं थी, वार्म पोर्ट्स नहीं थे, रिसोर्सेज उसके अंदर जो पेट्रोल है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी सिचुएशंस उसके फेवर में नहीं जाती थी, जिसकी वजह से यूएसएसआर जो है वो पिछड़ा रह गया। और इतना बड़ा होते हुए भी अमेरिका उसको कंटेन करने में कामयाब रहा, अमेरिका उसको कंट्रोल करने में कामयाब रहा। उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि यूएसएसआर कभी भी अपने आप को दुनिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना पाया और वो अपने दोस्तों को आइडियोलॉजी, यानी क्या नाम है, विचारधारा के नाम पर तो अपने दोस्त बना पाया, उनको मदद के नाम पर तो अपना दोस्त बना पाया, पैसा दे के मदद करता था उसके नाम पर अपना दोस्त बना पाया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमेरिका के पैसे ने दुनिया के बहुत सारे देशों के अंदर तरक्की के अंदर मेन रोल प्ले किया, दुनिया के बहुत सारे देशों में तरक्की के अंदर मेन रोल प्ले किया, वैसा मेन रोल रशिया और उसकी आइडियोलॉजी प्ले नहीं कर पाए। और जिस तरीके से रैपिड ग्रोथ अमेरिका के पैसे से यूरोप और दूसरे देशों ने देखी, वैसी रैपिड ग्रोथ
यूएसएसआर के देशों ने नहीं देखी, सपोर्टिंग कंट्रीज ने नहीं देखी। इसका असर क्या हुआ? इसका असर यह हुआ कि एक टाइम के बाद यूएसएसआर का जब डाउनफॉल शुरू हुआ तो उस आइडियोलॉजी को जिसकी वजह से वो देश रशिया के साथ जुड़े हुए थे, वो देश उस आइडियोलॉजी को ही छोड़ना शुरू कर चुके थे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका खुद का इंडिया है कि उसने ओपन मार्केट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना शुरू किया और इस ओपन मार्केट पॉलिसीज का ही असर था कि आप भी अमेरिका के फॉर्म में ही या पिछलग्गू की फॉर्म में कहो, पिछलग्गू तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ, अमेरिका वाले रास्ते पर ही चल निकले थे। अब यहां पर तीसरे देश यानी चाइना की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों यहां तीसरा देश चाइना, अगर इस चाइना के बॉर्डर को आप देखते हैं, ये चाइना इस तरीके से, ये रहा चाइना का लगभग बॉर्डर इस तरीके से, ये पूरे का पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में है। इसे मैं सीधा जानबूझकर इसलिए बना रहा हूं कि आपको मैं भाई इतना बड़ा कलाकार नहीं हूं कि यहां पर क्या नाम है, एक एक लाइन ड्रॉ कर सकूं। दिस इज चाइना, और ये जो पूरे का पूरा चाइना है ये इस तरीके से। अब ये उम्मीद ये है कि अमेरिका का जो इसमें इन्वेस्टमेंट लगा और अमेरिका की वजह से जो चाइना ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और दूसरे नाम से तरक्की की, पैसा कमाया, तो क्या अब ये चाइना स्टेट कैपिटलिज्म, राज्य पूंजीवाद के नाम पर इतना ताकतवर हो गया है कि अमेरिका को खुले तौर पर चुनौती दे और अमेरिका यहां हार मानकर बैठ जाए? क्या ये अमेरिका को जेन्युइनली हरा पाएगा? क्या ये अमेरिका को जेन्युइनली खत्म कर पाएगा या अमेरिका को घुटनों के बल बिठा पाएगा? अगर नॉर्मली देखा जाए तो आज के दिन अगर चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर देखी जाए तो उसके सामने अमेरिका कहीं नहीं टिक रहा। तो हाँ, मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर चाइना जो है वो अमेरिका के सामने खड़ा हुआ बहुत मजबूत सिचुएशन में नजर आ रहा है। इकोनॉमी के मामले में आज के दिन चाइना की इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी से मजबूत नजर आ रही है, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी अपने आप में इतनी बड़ी है कि अगर आज के दिन भी ये संभलने की कोशिश करती है और अमेरिका की सरकार के ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा है कि आज के दिन उससे वो संभलने की कोशिश करता है तो भी उसे एक अरसा बीत जाएगा, एक लंबा टाइम बीत जाएगा। लेकिन क्या सच में अमेरिका इतना कमज़ोर हो चुका है? तो मैंने जैसे बताया कि डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं नंबर वन बनने के डिफरेंट क्राइटेरियाज में एक क्राइटेरिया जो है वो है कि आपके पास आपके दोस्त कैसे हैं, आपके साथी कैसे हैं। दोस्तों, आपके दोस्त, आपके साथी वो होते हैं, तब होते हैं या तो वो पैसे से जुड़े हुए हों या फिर आपसे कल्चरली यानी कि कहीं ना कहीं सांस्कृतिक तौर पर जुड़े हुए हों या फिर वो कहीं ना कहीं भाषा के तौर पर जुड़े हुए हों, ट्रेडिशंस के तौर पर जुड़े हुए हों। ये फेवर अमेरिका के साथ है। यहां अगर 5 आइज को देखें तो अमेरिका जितना मर्जी नाराज हो जाए, ये 5 आइज जल्दी से अमेरिका का साथ नहीं छोड़ेंगे और कहीं ना कहीं अंग्रेजी वाला जो भाईचारा है वो हमेशा बना रहेगा। और अंग्रेजी वाले भाईचारे के अंदर यानी यहां पर आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन और अमेरिका, ये 5 तो हमेशा एक साथ खड़े हुए मिलेंगे और 5 टेक्नोलॉजी संबंध ताकतवर देश आपस में खड़े हों और वो भी पूरी दुनिया के अंदर फैले हों तो वो जल्दी से किसी के देश काबू में आने वाले नहीं हैं, ये पक्की बात है। दूसरी सिचुएशन यहां पर ये आ जाती है कि इस टेक्नोलॉजी के मामले में भले ही चाइना, खासकर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन और इन सब देशों से काफ़ी आगे निकल चुका है, लेकिन दोस्तों अभी भी मेन बात यह है कि कंपनियां भले ही चाइना की हों लेकिन रिसोर्सेज के मामले में, संसाधन के मामले में जितनी डेप्थ और संसाधन के मामले में जितना स्ट्रेंथ अमेरिका के पास है, चाइना के पास नहीं है। मानिए चाइना को अभी भी
इस चीज़ को सबको मानना पड़ेगा कि चाइना के पास अभी भी ऑयल रिसोर्सेज नहीं हैं। अगर चाइना के पास अभी भी ऑयल रिसोर्सेज नहीं हैं तो उस ऑयल रिसोर्सेज के लिए उसे इन मिडल ईस्ट, ईरान वगैरह या गल्फ कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है और उसका देश हमेशा, उसका जो ऑयल है वो हमेशा इस रास्ते से लगातार निकलता है। जो मैंने ब्लू लाइन खींची है, ब्लू लाइन अमेरिका चाइना के लिए है। ऐसी सिचुएशन में उसे उसकी ऑयल सप्लाई एक कमज़ोर नस है। अगर वो कमज़ोर नस जब तक रहेगी तब तक अमेरिका, अगर अमेरिका ब्रिटेन से, अमेरिका और चाइना की डायरेक्ट भिड़ंत होती है तो अमेरिका कुछ नहीं करेगा, चाइना की ये गर्दन दबाता है और ये गर्दन दबाकर चाइना को अमेरिका कभी भी दबा सकता है। यही एक कारण है कि चाइना धीरे धीरे अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी बढ़ाकर इस साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बना रहा है। इसकी मैं आपको वीडियो बनाकर बनाकर बता चुका हूं कि साउथ चाइना सी में कैसे अमेरिका जो है वो लगातार चाइना अपना लगातार दबदबा बना रहा है। लेकिन साथ ही खबर यहां पर यह आ जाती है कि चाइना एक क्लेम करता है तो अमेरिका चाइना एक कदम आगे बढ़ता है तो अमेरिका भी बराबरी के कदम बढ़ा देता है। दोस्तों, इस कोरोना के आने से पहले भी ये रस्साकशी, ये घुर्कियाँ, ये जैसे कहते हैं आई टू आई कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि अब जो वो स्टेप थी जिसके अंदर एक दूसरे को घूर के देखने वाली थी, वो जिसे कहते हैं क्लियर कन्फ्रंटेशन के अंदर खड़ी हो चुकी है। आमने सामने आकर ये घूर कर एक दूसरे को देख रही है। जब ये क्लियर कन्फ्रंटेशन शुरू हो चुकी है, आमने सामने आकर एक दूसरे को घूर कर देखने वाली कंडीशन आ चुकी है और लगभग एक दूसरे को खुले तौर पर धमकियां देने वाली कंडीशन आ चुकी है, तो यहां पर जो है माहौल थोड़ा सा ज्यादा बिगड़ रहा है। लेकिन यहां इस रिसोर्सेज के मामले में चाइना काफी ज्यादा कमजोर पड़ रहा है, इसे समझिए। चाइना इन रिसोर्सेज के मामले में काफी ज्यादा कमजोर पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी के मामले में, रिसर्च डेवलपमेंट के मामले में अभी भी अमेरिकन कंपनीज का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। और दूसरी तरफ मिलिट्री माइट में अभी भी मिलिट्री के मामले में देखेंगे तो अमेरिका के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा घातक हथियार हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर हथियार हैं और सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर आज भी अमेरिका मौजूद है। और सबसे ज़्यादा ताकतवर पोजीशंस पर होने की वजह से वो दुनिया की गर्दन अपने हाथ में दबाए बैठा है। इसमें केवल चाइना की तो औकात ही क्या है। तो दोस्तों, ये जो पावर टसल चल रहा है, अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि अमेरिका जो है उसकी एक खास बात और है, और वो ये कि उसके साथ जो कल्चरल तौर पर जो नाटो के देश जुड़े हुए हैं, जो यूरोप के देश जुड़े हुए हैं, जो कि एक पूरा संगठन है, एक ग्रुप है जो अगर लड़ेगा तो लगभग सबके साथ सभी इकट्ठा मिलकर लड़ेंगे लगभग, ठीक है। वो नाटो जो नेशंस हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ मजबूती से नहीं लेकिन 80% मन से खड़े हुए हैं और चाइना को उन्होंने इस समय पर विलन बनाकर रखा हुआ है। और एक कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन का गेम शुरू हो चुका है जिसमें चाइना ये पब्लिक ओपिनियन डेवलप कर रहा है कि मैं बिल्कुल सही हूं, और अमेरिका और यूरोपियन नेशंस ये ओपिनियन डेवलप कर रहे हैं कि सारा कोरोना चाइना की वजह से फैला हुआ है। ऐसी सिचुएशन में आप ये देखेंगे कि हर कोई लड़ रहा है, आपस में वर्बल वॉर शुरू हो चुकी है, कहा सुनी थी शुरू हो चुकी है। लेकिन ये एज, ये ताकत, ये सपोर्ट चाइना के पास अभी भी नहीं है। चाइना के साथ खड़ा हुआ कोई भी ऐसा बड़ा और ताकतवर देश आपको नहीं मिलेगा जो दुनिया की इकोनॉमी पे दबदबा बनाए रखे या दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करने का मादा रखता हो। चाइना के कंपैरिजन में रशिया है, लेकिन रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना जो है वो इतना ताकतवर हो कि रशिया सेकंड क्लास नेशन बनकर रह जाए। यानी वो सपोर्ट तो करता है लेकिन आधे मन से। चाइना के सपोर्ट में दूसरा देश पाकिस्तान है जिसकी रीच इंडिया से बाहर नहीं है।
यानी वो इंडिया से तो पंगे ले लेगा, उसके अलावा किसी से उसकी कोई मतलब नहीं है। गल्फ कंट्रीज में भी अगर देखा जाए और ईरान के साथ अगर देखा जाए तो आज अमेरिका चाहे तो कुछ कंसेशंस देके ईरान को भी अपने पक्ष में कर सकता है और चाइना वहां पर भी अलग थलग खड़ा दिखाई देगा। इसी तरीके से गल्फ नेशंस के ऊपर भी चाइना जिस तरीके से डिपेंडेंट है, तो गल्फ नेशंस चाइना से बहुत अच्छे रिलेशंस या ऐसे रिलेशंस नहीं रखते जैसे चाइना के गल्फ नेशंस के जहां से पेट्रोल आता है वो अमेरिका के साथ है। इसी तरीके से चाइना की साउथ चाइना सी के मामले को लेकर अपने लगभग सभी पड़ोसियों से दुश्मनी है। ऐसी सिचुएशन में आप अगर देखते हैं तो चाइना यहां पर अलग थलग खड़ा हुआ नजर आ रहा है और चाइना की सिचुएशन खराब इसलिए है कि चाइना के लगभग 22 पड़ोसी देश हैं और 22 के 22 देशों के साथ चाइना की लड़ाई झगड़ा किसी न किसी फॉर्म में चल रहा है बॉर्डर को लेकर। अमेरिका का ऐसा बॉर्डर डिस्प्यूट दूसरे किसी देश के साथ है ही नहीं। मैक्सिको के साथ जो छोटी मोटी खटपट होती है, जिस दिन अमेरिका ने मैक्सिको से ये कहा कि ओके हम ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस अपने बॉर्डर पर नहीं कर रहे, वही मामला शांत हो जाना है। तो चाइना जिस फौज या जिस देशों की फौज को लेकर चल रहा है उनकी गिनती ना के बराबर की पावर के अंदर होती है, लेकिन अमेरिका वाला जो ग्रुप है मिलिट्री नाम पर वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि हद से ज़्यादा। चाइना का एफर्ट है, अच्छा है, लेकिन एफर्ट को करने का जो तरीका है खासकर कोरोना के नाम पर या वुहान के नाम पर वो बहुत खतरनाक है। लेकिन इसे अमेरिका काउंटर कर पाएगा या नहीं, तो हाँ कर पाएगा। इकोनॉमिकली बहुत वीक हो जाएंगे ये दो देश, यानी अमेरिका, यूरोपियन नेशंस काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है वो अमेरिका और यूरोपियन नेशंस के साथ नहीं है। इन देशों की पॉपुलेशन लगातार बूढ़ी होती जा रही है और ये कहीं ना कहीं चाइना के फेवर में जाता है। और यहां सबसे बड़ी बात, इंडिया कहां खड़ा है। दोस्तों, इंडिया के लिए एक सेपरेट टॉपिक बनाना है, इंडिया के डिप्लोमेसी, कोरोना के अंदर भारत की कूटनीति क्या होगी, अगला वीडियो मेरा इसी पर आएगा। अभी के लिए इतना ही। इसी वीडियो को ध्यान से दीजिए, कनेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी हो। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप इसी तरीके के करंट अफेयर्स या कुछ भी चीज़ें हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारी लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं। उसके अंदर हम आप लोगों के लिए टोटल लाइव सेक्शंस को आपको अवेलेबल करवाते हैं। जूम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम आपको करंट अफेयर से लेकर दूसरी चीज़ें उसके अंदर पढ़ाते हैं। रजिस्ट्रेशन फ्री है, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स उसके अंदर जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। लाइव के अंदर आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कशन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।